राकेश सिन्हा, उन्होंने संसद में कहा, राज्यसभा में, कि हमारी हिंदू संस्कृति में तो बलात्कार होता ही नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई जो बलात्कार है वो इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते, ग्रामीण भारत में नहीं होते। तो दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी, मशहूर वकील हैं। रविंद्र कुमार जी अक्सर आते हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं और सामाजिक पहलुओं पे, पॉलिटिकल पहलुओं पे अपनी ओपिनियन देते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, एक चीज़ बताइए कि आपने हिंद वॉइस में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये किसानों का एजिटेशन चल रहा था कि बिहार में इस चीज़ का असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि किसानी कम है बिहार में, दूसरी चीज़ जाए, मनी ऑर्डर, वहाँ की इकोनॉमी, बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, विदेश चले जाते हैं। इसके बाद ये दलित का हुआ, तो दलित तो वहाँ पे एक 27% 28% से ज़्यादा है दलित। SC ST की सबसे ज़्यादा है, मुसलमान 15% है वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की, और सवर्ण क्लास वहाँ पे कम उसी तरीके से बटी हुई है। तो ये जो दलित जो बालिका है उसके साथ जो बलात्कार हुआ है और जिसको इस तरीके से यूपी में किया जा रहा है, तो इसका असर बिहार के चुनाव में पड़ेगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, खुद यूपी में 7 सीटों पे चुनाव पे, इन पर क्या इसका असर पड़ेगा? अगर हम किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है और उससे अगर आपकी आत्मा को वो झिझकोर देता है, तो आप ये मानिए कि उसका असर जो है आपके हर आम काम पे पड़ता है। मुझे याद है कि जब निर्भया कांड हुआ तो 2013 में मेरी एक मित्र जो है अमेरिका से हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान से आके जो पालम एयरपोर्ट उतरी और जब वो उससे बाहर आई तो उसके बाद कम से कम 50 से ज़्यादा अमेरिका से फ़ोन आया कि वो बार बार पूछते थे, आप ठीक हो, आप ठीक हो? तो मैंने उससे पूछा, ही बार बार ये फ़ोन क्यों आ रहा है कि आप ठीक हो? तो उसने कहा कि अमेरिका में लोगों को लगता है जैसे कोई औरत जो है एयरपोर्ट से निकलेगी, बाहर 2-4 मुस्टंडे खड़े होंगे और उसका रेप कर देंगे। तो ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा रेप तो नहीं हुआ? तो एक जो दहशत है अगर किसी भी दिमाग में बैठ जाए, और वो उस औरत के लिए दहशत जो हिंदुस्तान में है और अमेरिका की औरतों के अंदर है, आदमियों के अंदर है, तो आप इसका असर देखिए कि आपके हर काम में पड़ता है। कि जैसे आप देखते हैं कि जब नेहरू जी की मौत हुई या गांधी जी की शहादत हुई तो लोगों ने पूरे दिन खाना नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में ऐसे सन्नाटा हो गया कि जैसे उनका घर का कोई सगा आदमी जो है गुजर गया। नेहरू जी की जब डेथ हुई थी तो मेरे गाँव में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड़ताल नहीं थी, बिल्कुल पूरा सन्नाटा था। अपने आप अंदर से मन ही नहीं करेगा आपका। तो लोगों के घर जब चूल्हे नहीं जलते, लोग खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो इससे समझिए कि उससे उन पे असर पड़ा है। अब ये जो हाथरस वाली घटना है, इसकी जितनी भी जानकारी मिलती है तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो। हाँ बिल्कुल। तो रोंगटे खड़े होने का मतलब यह है कि मैं उसे महसूस करता हूँ शिद्दत के साथ। तो ये जो कांड हुआ है, इसकी जो गूंज है वो सिर्फ बिहार के चुनाव में नहीं, यूपी के चुनाव में नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं, बल्कि ये कई साल तक रहेगी। और कई साल तक जैसे ही हाथरस का नाम आएगा मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये बताता है कि गरीब आदमी के साथ, मजलूम के साथ जब अत्याचार होता है और सरकार करती है तो लोग उसको गाली देते हैं। हमने कंस को नहीं देखा, लेकिन कंस से हम घृणा करते हैं क्योंकि कंस को मानते हैं ये शैतान राक्षस था। हमने रावण को नहीं देखा, लेकिन हम रावण को मानते हैं वो राक्षस था। तो हम कहानी पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब रामलीला देखने बच्चे जाते हैं और जब लंका दहन होता है तो सारे बच्चे उछल कूद करने लगते थे, खुशी मनाते। और इससे नहीं कर देते कि वो लंका गए हैं, लंका के बारे में उन्हें पता है, आज भी में उनको होता था करोड़ों साल बाद आज भी उस आदमी को दंड दिया जा रहा है जो पापी है। पापी। अब जो यूपी सरकार है वो एक तरह से लोगों की निगाह में एक पापी सरकार हो गई, और ऐसी सरकार हो गई है कि जो अपने कुकर्म को छिपाने की जगह उसको जो है एक महिमा मंडित कर रही है कि ये राजपूत स्वाभिमान का मुद्दा है। वो कहते हैं, जैसे वहाँ के जो राजवीर निडर हैं, जो सांसद हैं, बीजेपी के हैं, वो कहते हैं, वो अपने उस पर बातचीत जब हो रही है उनकी, तो उसमें कहते हैं हमने 25 लाख रुपए उसके फैमिली वालों को दे दिया। डीएम जाके कहता है तुम्हारी लड़की कोरोना में मर जाती तो क्या मिलता। तो जब आप मौत की कीमत लगाने लगते हैं, जान की कीमत लगाने लगते हैं, और ऐसे आदमी की जो कि किसी चीज़ का शिकार है, मजलूम है, तो आप समझिए आप उसकी आत्मा के साथ ही बलात्कार नहीं कर रहे, आप उस देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ भी बलात्कार कर रहे हैं। तो बिहार में जैसे आपने कहा कि भाई जो चुनाव है,
तो चुनाव में दलितों पे इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बिहार और यूपी दो ही ऐसे स्टेट हैं जहां सबसे ज़्यादा दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार होता है। एक स्टेट राजस्थान और है, जी जी, तो तीनों का नाम एक साथ लगातार आता है। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में फिर भी एक गरिमा है लोगों के साथ। बिहार में तो ये है कि अगर आप मूछे रखते हैं तो वो कहेंगे दलित है, तूने मूछे कैसे रखी, बिल्कुल हुआ। तो उसकी मूछे भी मोड़ देंगे, उसका सर भी मोड़ देंगे, नंगा करके घुमाएंगे। आप इसी तरह देखिए जब गुजरात में ऊना में जी, दलितों के साथ जो है उनको कपड़े उतार कर उनकी पिटाई की गई, तो पूरे गुजरात के चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा बना, और वो मुद्दा इतना बड़ा था कि पूरी सरकार हिल गई थी। तो इसी तरह ये मथुरा और ये जो हाथरस वाली घटनाएं हैं, ये बताती हैं कि हमारी जो पूरी सिस्टम है वो गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, और इसमें जो ऊंची और पिछड़ी जातियों के बीच में जो खाई है वो बड़ी है। और ये जो मुद्दा है ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चुनाव के हिसाब से बात करें जो हमें नहीं करनी चाहिए, वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी आप मानिए कि कब चुनाव है, चुनाव का आखिरी वोट जो है वो 7 तारीख को होना है, 7 नवंबर को होना है। आज हम जहाँ बैठे हैं तो 1 महीना भी नहीं बचा। तो ऐसी हालत में जो है इनका असर पड़ेगा, और इनका असर इस रूप में पड़ेगा कि लोग जो है दलित लोगों को जागृत होना पड़ेगा, और जो मानवीय संवेदनाओं वाले लोग हैं, चाहे वो अगड़ी जाति के हों या पढ़े लिखे लोग हों या बुद्धिजीवी हों या मार्क्सवादी विचारधारा के हों या मानवीयता में विश्वास रखने वाले लोग हों, वो नीतीश की सरकार के खिलाफ भी वोट देंगे, बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपना बड़ा भाई माना हुआ है। और आरएसएस और बीजेपी जो है देश में ये जो बलात्कार की घटनाएं हैं इन पे शर्मिंदगी की जगह उसको जस्टिफाई करते हैं। कठुआ जैसा, कठुआ हो गया, और इससे पहले उन्नाव का काम हो गया। उन्नाव में, हाँ। आप देखिए उसे कहते हैं जी हम जो है बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा खड़ी मैदान में। तो जब आप झंडे लेके तिरंगे लगे, तिरंगा रैली निकालेंगे बलात्कारियों के लिए, चिन्मयानंद के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनका केस वापस ले लेंगे। तो जब आप कहते हैं कि बलात्कारी का केस वापस ले लेंगे और लड़की के खिलाफ जो है झूठा केस करके कहा कि हम तेरे को सजा देंगे, और जेल में रखा और उसे जेल में रखा, तो ये सारी बातें बता, वीडियो थी नहीं वीडियो थी, सारी बात थी, लेकिन समझे नहीं, जो आदमी कानून का इस्तेमाल कर रहा है वो जो है एसएचओ नहीं होता, वो राज्य का मुखिया होता है जो उसे इशारा करता है। आप देखेंगे कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने संसद में कहा, राज्यसभा में, कि हमारी हिंदू संस्कृति में तो बलात्कार होता ही नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई जो बलात्कार है वो इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते, ग्रामीण भारत में नहीं होते। तो इसी तरह आप देखेंगे अभी जो है खट्टर साहब ने कहा कि लड़कियां लड़कों से मजे लेती हैं 80% बार में, और जब उन्हें लगता है मामला बिगड़ गया तो रेप की वो लिखा देती हैं। और अभी आपने देखा कि भगत सिंह कोश्यारी हैं जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा लड़कियां अगर संस्कृत बोलें तो उनका बलात्कार ही नहीं होगा। तो एक ले दे के ये बार बार इस बात को बताते हैं कि लड़कियां ही बलात्कार की दोषी हैं। और मुझे याद है कि एक बीजेपी का सांसद था, वो तो ये कहता था लड़कियों को चाहिए बलात्कार के समय जो है वो सहयोग करें तो उनको कोई हानि नहीं होगी। यानी अगर कोई डाकू लूटने आए, जैसे वो दुष्यंत कुमार का शेर है कि उनकी अपील है हम उन्हें मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए कि चाकू से पसलियाँ गए, हाँ जी घुसड़ दे अंदर। तो ये जो एक सोच है इन लोगों का, वो सोच जो है देश को बिगाड़ रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि देश की अदालतें भी जो है इस काम में जो है इसी मानसिकता से काम करने लगी हैं, और इसी मानसिकता को लेकर जब ये सरकारें और अदालतें, और क्योंकि अदालत में भी वही आदमी है जो बाहर होते हैं, तो अगर उनका सोच भी इसी तरह का हो जाएगा तो आपको जो मैंने जैसे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा इस लड़की ने रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाया मथुरा ने, तो मथुरा वाली कहानी भी जो है वो यही बताती है कि जो मानसिकता है वो लड़की को ही गुनाहगार मानती है और आदमी को नहीं मानती। अब एक चीज़ बताइए कि जो आजकल रेप हो रहे हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी नज़र आती है कि मर्डर बहुत हो जाते हैं, रेप करने के बाद मर्डर हो जाए। जैसे हाथरस वाली घटना में उसकी ज़ुबान काट दी, उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है वहीं यूपी में ही उसका सर कुचल दिया ईंट से। तो ये मर्डर क्यों हो रहे हैं रेप के बाद? मर्डर ये हो रहा है कि 2013 में जो कानून बना था, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्भया के बाद बनाया था जी, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ककड़ी चुराने की सज़ा जो है मौत नहीं होनी चाहिए। कि आपने ककड़ी चुरा ली और मैं कहूँ जी मौत की सज़ा मिलेगी, तो मौत जो है एक अल्टीमेट जो है सज़ा है। अगर आप इन सज़ा और किए और सज़ा में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है
तो उससे जो है आप कानून का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं और कानून का खौफ भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक न्याय नहीं है। अब ये है कि जो एक्ट पास हुआ 2013 में, उसमें लिखा गैंग रेप होगा तो उसकी सज़ा कितनी है? 20 साल। 20 साल। गैंग रेप में अगर वो आदमी को अगर 20 साल की सज़ा मिलती है, तो अगर मैं मर्डर कर दूं तो मर्डर की एक ही परिभाषा है जिसमें कि सज़ा मिलने के लिए ज़रूरी है कि एक चश्मदीद गवाह जरूर होना चाहिए जी। अगर चश्मदीद गवाह है तभी आपको जो है मर्डर में फांसी या आजीवन कारावास मिलेगा। तो अपराधियों के बीच में एक अंडर करंट है कि आप जो है चश्मदीद गवाह को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ना गवाह होगा ना प्रूव होगा। तो सबूत मिटाने के लिए लोग जो है जिसका रेप करते हैं उसके साथ मर्डर कर देते हैं ताकि सबूत ना रहे। सबूत ना रहे तो ये भी होगा कि आप पकड़े नहीं गए तो बच जाओगे, क्योंकि जो बचेगी तो वो जरूर बोलेगी कि आपका नाम लेगी। तो उससे बचने के लिए वो उसका ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा, अगर वो लड़की मर गई तो एक औरत के साथ अगर 4 आदमी रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं और लड़की मर गई तो कोई चश्मदीद गवाह भी गायब हो गया। तो ये जो सज़ा और जो अपराध है दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य है वो हमने ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से जो है लोग सोचते हैं कि मर्डर कर देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मर्डर होकर बच सकते हैं। रेप करके अगर इसे नाम बता दिया तो फिर हमें आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, जो अल्टीमेट सज़ा है। तो इसलिए ऐसी एक दशा हमारे देश में हो गई। तो ये कानून बनाते वक्त तीन चीज़ सोची नहीं गई थी क्या? मैंने, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने जनवरी 2013 में कम से कम 9 चिट्ठियाँ लिखी, 9 पेज की चिट्ठी लिखी हिंदुस्तान की पूरी सरकार को, सारे विपक्षी और पक्ष के सांसदों को, सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को, सारे अखबारों को। एक एक चिट्ठी पर मैंने उस समय 75-75 रुपये खर्च किए और मैंने कहा आप इसे पढ़ लें। लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में पढ़ने की आदत नहीं है। कोई भी ज्ञान की बात बताओ तो वो जो है आपकी चिट्ठी को लेंगे और कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। तो उसीलिए मुझे लगता है कि इस देश में जो है अनपढ़ों का राज है, बेवकूफ़ों का राज है, मूर्खों का राज है। बस वो बार बार कहते हैं कि और सख्त सज़ा चाहिए। जैसे आप रेप के बारे में देखेंगे, मुझे सुषमा स्वराज का एक ही कथन याद आता है, जब भी कहीं रेप की घटना होती थी वो कहती थी और सख्त कानून चाहिए, और सख्त कानून चाहिए। आपने मर्डर के बाद जो है अगर ये कर दिया कि इसको जो है फांसी की सज़ा मिलेगी तो उससे और सख्त सज़ा क्या दोगे? तो इस देश में जो है अनपढ़ों का राज हो गया है, चाहे हमारी विधानसभा हो चाहे हमारी लोकसभा हो, और लोगों को खुद नहीं पता कि हमने क्या एक्ट पास कर रखा है। वही बात उठ के हर बार आ जाएगी और सख्त कानून चाहिए। भाई आपने कर दिया है कि गैंग रेप होगा तो उसकी सज़ा जो है मौत होगी, या पॉक्सो में जो है मौत की सज़ा होगी, उसके बाद क्या दोगे? लेकिन वो कहेंगे जी और सख्त सज़ा चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में जो है एक तरह से नारा सा बना हुआ है कि जैसे डिमांड करनी कह दो जी और सख्त कानून चाहिए। सख्त कानून नहीं होता, कानून का सही पालन सही तरीके से हो, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर कुमार जी। इसी के साथ हम एक बार फिर विदाई लेते हैं रविंदर कुमार जी से, और अगली बार फिर मुलाकात कराएंगे रविंदर कुमार जी से आपके एक ख़ास इशू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।